फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीए बार फर्स्ट ईयर में। आज बच्चों एक अनूठा चैप्टर रहने वाला है। आज हमारा राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में आज बच्चों हम आपको बताएंगे, हम आपको ये आज बताने जा रहे हैं कि राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजपूतों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, राजपूतों का सबसे पहले उल्लेख के साथ साथ राजपूत जो थे वो राजपूतों की शाखाएँ कौन कौन सी थी, कौन कौन से विद्वानों ने राजपूतों को अलग अलग नाम से जाना था। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूत चंद्रवंशी थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूत मिस्र जातियों से संबंधित थे। आज हम पूरे राजपूतों का पूरा इतिहास देखेंगे। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा कि राजपूत शब्द का उल्लेख तो जो है प्राचीन काल से ही हो रहा है। मौर्यों के अंदर राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। हर्ष जो राजपूतों का शासनकाल था, राजा हर्ष के काल में, उसमें राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। सामर के चौहान कौन थे, जालोर के चौहान कौन थे, नाडोल के चौहान कौन थे और सिरोही के चौहान कौन थे, इनकी स्थापना कब हुई थी, कब कब किसने स्थापना की थी। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। पूरे भारत में 3 जगह शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तीर्थों की देवनियानी किसे कहते हैं, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। ये सब राजस्थान के से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। कौन सा इतिहास, राजपूत कौन थे और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबका ध्यान कहाँ रहेगा, बोर्ड के ऊपर। कहाँ रहेगा रे बच्चों, बोर्ड के ऊपर रहेगा। तो चले हम शुरू करें। इतिहास रहेगा अपना राजपूतों का। राजपूत कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजपूत कौन थे। तो राजपूत शब्द जो है वो राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, संस्कृत के राजपुत्र से निकला है। राजकुमार को राजपूत कहते थे। राजकुमार को क्या कहते थे, राजपुत्र कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, राजपुत्र कहते थे। और यहाँ डॉक्टर गौरीशंकर पहले नंबर पे कौन है, डॉक्टर गौरीशंकर है। दूसरे नंबर पे कौन है, ह्वेनसांग ने राजपूत शब्द का उल्लेख कैसे किया था। तीसरे नंबर पे कौन है, जगदीश गहलोत है। पहले हम इन 3 की चर्चा करेंगे। डॉक्टर गौरीशंकर जो ओझा है, इन्होंने कहा है कि प्राचीन काल से ही राजपूतों का उल्लेख हो रहा है। कब से, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में कौन कौन आता है, पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। पहला नंबर पे मौर्य वंश। कौन सा वंश बच्चों, मौर्य वंश का नाम आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। सीमांत प्रदेश में इनके पिताजी रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्रीकृत एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। भारत का सबसे प्राचीन वंश कौन सा वंश कहलाता है, मौर्य वंश कहलाता है। 137 वर्षों तक मौर्य वंश चलता रहा था। इसी मौर्य वंश के अंदर कौन है बच्चों, कौटिल्य है। इस कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र का क्या, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। और इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है किससे तुलना की जाती है, मैकियावली से तुलना की जाती है। मैकियावली कहाँ का रहने वाला था, इटली का। मैकियावली कहाँ का रहने वाला था, साहित्यकार इटली का। मैकियावली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का गुरु कौन था, कौटिल्य विष्णुगुप्त। और इसी अर्थशास्त्र के अंदर किसका उल्लेख हुआ है, राजपूत शब्द का उल्लेख होता है। कौन कह रहा है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। किसके अनुसार, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। ये पहले नंबर की हमने चर्चा कर ली। अब हम बच्चों दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर, कालिदास का नाम सुना है बच्चों। कालिदास कौन है बच्चों, ये कालिदास है। कालिदास के लिए कहा जाता है कि जिस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था उसी पेड़ की डाली को काट रहा था। जिस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। और बाद में विद्योतमा के पास में इसको ले जाया जाता। विद्योतमा
कालिदास को महामूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामूर्ख। और कालिदास का विवाह किससे कर दिया था? विद्योतमा से। विद्योतमा समझ गई थी कालिदास को कुछ नहीं आता है और कालिदास को यहाँ से अपने घर से रवाना कर दिया। कालिदास काली माता के मंदिर में गए थे। काली माता के मंदिर में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्होंने कालिदास का एक नाटक है बच्चों, सबसे पहला नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में खंड कितने हैं रे बच्चों? 7 खंड है। कितने खंड है? 5 और 2 कितने होते हैं? 7। कालिदास का कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके खंड कितने हैं? 7 खंड है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें ये पता चलता है कि एक शकुंतला थी और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, अंगूठी खो जाती है। इस तरह से 7 नाटक, फिर अंगूठी मिल जाती है, फिर राजा शकुंतला का जो राजा के साथ मुलाकात हो जाती है। इस तरह इसी अभिज्ञान शाकुंतलम में राजपूतों के लिए राजपूत शब्द का उल्लेख होता है। किसका उल्लेख होता है बच्चों? राजपूत शब्द का उल्लेख होता है। यहाँ राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ था। तीसरा नंबर आता है राजा हर्ष का शासनकाल। राजपूतों में कौन है? राजा हर्ष। राजा हर्ष के दरबार में कौन आया था बच्चों? राजा हर्ष के दरबार में हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन ने किताब लिखी थी सीयू की। हर्षवर्धन की किताब का नाम क्या है? सीयू की। और हर्षवर्धन ने भीनमाल, जालोर का इतिहास हमने पढ़ा था। जालोर के इतिहास में भीनमाल को नाम दिया था ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। कौन आया था बच्चों? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने कौन सी किताब लिखी थी? सीयू की। ह्वेनसांग कहाँ से आया था? चाइना से आया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था। मैंने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारपाल ने की थी। किसने की थी? कुमारपाल। ये कुमारपाल कौन था? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था बच्चों? गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। दूसरा शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरा शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। और बाद में कौन आता है? कुमारपाल। कुमारपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत के बिहार में। भारत की कौन सी जगह स्थित है बच्चों? बिहार के अंदर स्थित है। बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी भी थी और उस लाइब्रेरी को क्या कहते थे? धर्म यज्ञ कहते थे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। धर्म यज्ञ में कितने भवन थे? कितने भवन थे रे बच्चों? 3 भवन थे। पहला भवन कौन सा था? दूसरा भवन कौन सा था? तीसरा कौन सा था? रतन दधी, रतन सागर, रतन रंजक, 3 भवन थे। और उसको एक महल समझकर जला दिया था। किसने जला दिया था रे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको जला के राख कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको जला के राख कर दिया था? कुतुबुद्दीन विखित्यार काकी ने। किसने? कुतुबुद्दीन विखित्यार काकी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आर्यभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट कुलपति थे। शीलभद्र वहाँ के आचार्य थे। यहाँ देखो आप कुमारपाल, ये कौन है यहाँ पे बच्चों? कुमारपाल किसके संस्थापक थे? नालंदा विश्वविद्यालय के। हर्षवर्धन जो है उन्होंने सीयू की लिखी थी। और ह्वेनसांग की किताब का नाम क्या है? सीयू की। और सीयू की, इसमें भी क्षत्रियों को क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। क्षत्रियों को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? क्षत्रियों को राजपूत। ह्वेनसांग की सीयूकी में राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार हमने कितनी चीजें पढ़ी? पहले नंबर का देख लिया हमने, दूसरा नंबर कालिदास का और तीसरा नंबर राजा हर्ष का। यहाँ देखिए 3 चीजें मैंने बताई। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने राजपूत शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा कि राजपूत शब्द का उल्लेख प्राचीन साहित्यों से मिलता है। प्राचीन साहित्यों में पहला नंबर पर कौन है रे बच्चों? मौर्य वंश में कौन था? कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख मिलता है? राजपूतों का। दूसरे नंबर पे क्या है? इटली का मेक्यावली की कौन सी पुस्तक है? द प्रिंस का तुलनात्मक, प्रिंस की तुलना किससे की गई थी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। दूसरे नंबर पे क्या लिखा? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। तीसरा नंबर क्या है? राजा हर्ष के शासनकाल में चीन से कौन आया था? ह्वेनसांग ने कौन सी किताब लिखी थी? सीयूकी में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है।
अब जगदीश सिंह गहलोत की बात करेंगे हम। जगदीश सिंह गहलोत ने कहा कि मध्यकालीन भारत में जितने भी क्षत्रिय जो थे वो सब क्षत्रिय राजपूत कहलाते थे। जगदीश गहलोत ने क्या कहा है बच्चों, जितने भी मध्यकाल में राजपूत आए थे, कौन आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, इल्तुतमिश आया था, बलबन आया था, क्यूमर्स आया था, केकुबाद आया था, जलालुद्दीन खिलजी आया था, अलाउद्दीन खिलजी आया था, गयासुद्दीन तुगलक आया था, मोहम्मद बिन तुगलक आया था, फिरोज तुगलक आया था, बहलोल लोदी आया था, सिकंदर लोदी आया था, इब्राहिम लोदी आया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मध्यकाल में जितने भी जो राजपूत थे वो सब क्या कहलाते थे, सारे क्या कहलाते थे बच्चों, क्षत्रिय जो थे, जो राजा राज्य की रक्षा करते थे वो राजपूत कहलाते थे जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार। अब हम बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों, यहाँ देखिए राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ ये एक पहाड़ी बनी हुई है, क्या है बच्चों, पहाड़ी बनी हुई है, और यहाँ पर इस पहाड़ी पर क्या हो रहा है, ये माउंट आबू, कौन सी जगह है, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में कहाँ है रे बच्चों, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है, सिरोही जिले में। और यहाँ पर अग्निकुंड, यहाँ हवन हो रहा है। ये हवन कौन कर रहा है बच्चों, विशिष्ट। ये कौन कर रहा है, जो विशिष्ट ऋषि है, विशिष्ट ऋषि ये हवन कर रहे हैं। और इस हवन से कितने योद्धा उत्पन्न हो गए रे बच्चों, 4 योद्धा उत्पन्न हो गए थे। पै नाम से 2 है और चे नाम से 2 है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, प्राचीन परंपरा के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ माउंट आबू के अंदर राजा वशिष्ठ ने राक्षसों का दमन करने के लिए यहाँ माउंट आबू में एक हवन किया था। और इस हवन को अग्निकुंड या हवन जो हो रहा था, इस हवन से 4 योद्धा उत्पन्न हो गए थे। कितने योद्धा उत्पन्न हो गए थे बच्चों रे, 4 योद्धा। पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। पै नाम से कितने रहे बच्चों, 2, और चे नाम से कितने रहे, 2। पै नाम से परमार है और पै नाम से प्रतिहार है। पहला कौन है, पै नाम से कौन है, परमार है, और पै नाम से कौन है, प्रतिहार है, प्रतिहार। चे नाम से कौन है बच्चों, और चे नाम से कौन है, चे से चालुक्य है। चे से कौन है बच्चों, चालुक्य। अरे कौन है बच्चों, चालुक्य। और चे से कौन है, चहामान। चे से कौन है, चहामान। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 योद्धा उत्पन्न हो गए थे। कितने योद्धा उत्पन्न हो गए थे बच्चों, 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। चहमान, चहमान किसको कहते हैं, चौहान शासकों को कहते हैं। जैसे सामर के चौहान हुए थे, अजमेर के चौहान हुए थे, नाडोल के चौहान हुए थे, सिरोही के चौहान हुए थे। ये चौहानों का इतिहास चल रहा है, ये राजपूतों का इतिहास चल रहा है। और इस राजपूतों के इतिहास में आप पढ़ रहे हो कि राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो राजपूतों की सबसे पहला अग्निकुंड का सिद्धांत आता है कि इस तरह माउंट आबू है, सिरोही है। माउंट आबू के सिरोही में जो राजा वशिष्ठ ने यज्ञ किया था उससे कितने योद्धा हो गए थे बच्चों, 4 हो गए थे। अब यहाँ चौहान है, चौहानों का इतिहास हम पढ़ेंगे। शाकंभरी के चौहानों की स्थापना किसने की थी। अब इसको एक बार मिटाएं तो सही रहेगा। तो बच्चों देखो शाकंभरी के चौहान कौन थे, किसकी बात कर रहे हैं हम, शाकंभरी के चौहानों की। शाकंभरी के चौहान, बोर्ड पे ध्यान दो सब। यहाँ ये राजस्थान का मैप है, ये किसका मैप है बच्चों, राजस्थान का। यहाँ देखिए ये जो त्रिभुजाकार ये क्या है, अजमेर का राजा कौन था, 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, अजयराज ने। किसने की बच्चों, अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। ये वही अजयराज था जिसने अजयगढ़ दुर्ग का, बिठली दुर्ग पर अजयगढ़ दुर्ग को बनाया था। अजमेर को राजस्थान का राका कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का, भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान की आन बान शान कहा जाता है। अजमेर को जो है सांप्रदायिक सद्भाव का, भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। अजमेर में आना सागर है। अजमेर के अंदर सुभाष उद्यान है। अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। तारागढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। अजमेर के इधर पश्चिम की तरफ, कौन सी दिशा में बच्चों, पश्चिम की तरफ क्या है, सपाद लक्ष्य। कौन सी जगह है ये, सपाद लक्ष्य। और ये उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ है। सपाद लक्ष्य को क्या कहते थे, जांगल प्रदेश कहते थे। कौन सा प्रदेश कहते थे बच्चों, जांगल प्रदेश कहते थे। और यह इसी की राजधानी कौन सी थी, 1.25 लाख गाँव का समूह क्या कहलाता है, सपाद लक्ष्य।
जांगल प्रदेश की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी बच्चों? आई छत्रपुर, आई छत्रपुर। इसी एरिया को क्या कहते थे? नागौर। नागौर कौन सी नगरी है बच्चों? धातु की नगरी है। कौन सी नगरी है? धातु की नगरी कहलाती है। नागौर की राजधानी क्या है? आई छत्रपुर। और सपाल तक्षी क्या कहलाता था? नागौर कहलाता था। और यहीं पर नागौर के पास में जो राजपूत है अजमेर के पास, ये सांबर के शाकंभरी चौहान कहलाते थे। कौन कहलाते थे? शाकंभरी चौहान। शाकंभरी चौहान कहलाते थे। शाकंभरी, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है बच्चों। यहाँ किसका मंदिर बना हुआ है? शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। पूरे भारत में शाकंभरी माता के मंदिर 3 जगह बने हुए हैं बच्चों। कहाँ बने हुए हैं? पहला शाकंभरी माता का मंदिर जोबनेर से आगे, फुलाना से आगे कौन सी जगह है? सांबर। सांबर में किसका शासन है? शाकंभरी चौहानों का शासन है। पहला मंदिर शाकंभरी चौहान है। दूसरा मंदिर कौन सा है बच्चों? दूसरा जो है उदयपुर में। कहाँ है? शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर में है। तीसरे नंबर कहाँ है? सहारनपुर यूपी में है। कौन सी जगह है? सहारनपुर यूपी में है। यहाँ तीर्थों की नानी कौन है? ये नानी कौन है बच्चों? तीर्थों की नानी देवयानी कहाँ पर है? सांबर में। यहाँ देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तीर्थों की नानी देवयानी कौन सी जगह है? देवयानी सांबर में है। तीर्थों का मामा कौन है बच्चों? पुष्कर। तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर। तीर्थों का भांजा कौन? तीर्थों का भांजा कहाँ पर है रे बच्चों? मचकुंड में। ये मचकुंड कहाँ है? धौलपुर में। राजस्थान की कौन सी जगह है? धौलपुर में। ये आप क्या पढ़ रहे हो बच्चों? चौहानों का इतिहास। ये किसका इतिहास है? चौहानों का इतिहास कहलाता है। यहाँ तक हमने शाकंभरी के चौहानों को देखा। अब हम देखेंगे कि चौहान जो थे, चौहानों में सबसे पहले आता है सांबर के चौहान। कहाँ के चौहान? सांबर के चौहान है शाकंभरी चौहान। दूसरे नंबर अजमेर के चौहान। तीसरे नंबर नाडोल के चौहान। कौन से चौहान है बच्चों? नाडोल के चौहानों की स्थापना किसने की थी? 4 नंबर पे आता है जालोर के चौहानों की स्थापना किसने की थी? 5 नंबर आता है। जालोर के बाद सिरोही के चौहानों की स्थापना किसने की थी? यहाँ देखिए बच्चों, सांबर के शाकंभरी के चौहानों की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। किसने की थी बच्चों? वासुदेव ने। कब की थी? 551 ईस्वी में। अजमेर के चौहानों की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। कब की थी? 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर के चौहानों की स्थापना की थी। नाडोल में किसने स्थापना की थी बच्चों? वाकपति का बेटा कौन था? लक्ष्मण चौहान। वाकपति का बेटा कौन था? लक्ष्मण चौहान ने किसकी स्थापना की थी? नाडोल के चौहानों की स्थापना करने वाला लक्ष्मण सेन था। फिर आता है जालोर का इतिहास हमने पिछली वीडियो में जाके आप इसका डिटेल देख सकते हो। जालोर 1181 ईस्वी के अंदर कीतू नाम से कीर्तिपाल ने। किसने की थी? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल को नैण सिंह ने क्या कहा? प्रेम से कीतू कहा था। यहाँ सिरोही का कौन था बच्चों? सिरोही लुम्बा। सिरोही का कौन था? संस्थापक लुम्बा। सिरोही शहर की स्थापना किसने की थी? सहसमल ने की थी। और सिरोही जो बसाया था, सिरोही का जो शहर बनाया था वो सहसमल ने बनाया था। और यहाँ लुम्बा ने सिरोही की स्थापना की थी। किसने? लुम्बा ने। ये हम पढ़ रहे हैं चौहानों का इतिहास। क्या देख रहे हो बच्चों? चौहानों का इतिहास। चौहानों के इतिहास में अब हम देखेंगे कि चौहान जो थे, चौहानों की उत्पत्ति जो थी वो किस प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति होती है। चौहानों की उत्पत्ति में किस किस का, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उन सिद्धांतों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है अग्निगुण का सिद्धांत। ये किसने कहा था कि राजपूत जो थे वो अग्निगुण से हवन से उत्पन्न हुए थे और 4 योद्धा निकले थे। पहला योद्धा कौन था रे बच्चों? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? और चौथा योद्धा कौन था? तो अग्निगुण का जो सिद्धांत है, अग्निगुण के सिद्धांत को कहने वाले राइटर कौन कौन थे? 4 योद्धाओं के नाम बताओ। पहला नाम क्या था रे बच्चों? पै से कितना है? 2 और चे से कितना है? 2।
अग्निकुंड का पहला सिद्धांत कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है बच्चों? अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? सूर्यवंशी। तीसरा सिद्धांत कौन सा है? चंद्रवंशी। चौथा सिद्धांत कौन सा है? विदेशी जातियों का सिद्धांत, मिश्रित जातियों का, ब्राह्मण का सिद्धांत है। ब्राह्मण के बाद और कौन कौन सा सिद्धांत है यहाँ पे बच्चों? टॉपिक चल रहा है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में राजपूत कौन थे? आप क्या पढ़ रहे हो? राजपूत कौन थे? चलो अब हम देखते हैं इसमें पहला सिद्धांत कौन था बच्चों? अग्निकुंड का। अग्निकुंड के सिद्धांत में सबसे पहले किसका नाम आता है? पृथ्वीराज चौहान का। दरबारी कवि कौन था? चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी कहाँ का रहने वाला था बच्चों? चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी कहाँ का रहने वाला था? लाहौर का निवासी था। चंद्रप्रदायी ने कौन सी किताब लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड से कितने योद्धा उत्पन्न हुए थे बच्चों? 4। पैसे कितने हैं? प और च, अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, 4 हुए थे। अग्निकुंड के सिद्धांत में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कौन सी जगह है? अजमेर में। पृथ्वीराज तृतीय 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का कवि कौन था? सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं। कौन था बताओ? कौन था बच्चों? कौन था बच्चों? चंद्रबरदाई। इस चंद्रबरदाई ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी किताब? पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी की किताब का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। के अंदर हमें ये पता चलता है कि राजपूत जो थे राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। किसने कहा था? चंद्रप्रदायी ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? चंद्रप्रदायी ने कहा था। यहाँ देखो पृथ्वीराज रासो जो थोड़ा इसको लिखने के बाद थोड़ा ये अधूरा रह गया था और बाद में अधूरा रहा, तो इसका बेटा जो था चंद्रप्रदायी का बेटा कौन था? जलहण ने इसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? जलहण ने किया था। पहला नंबर हमने देख लिया चंद्रप्रदायी। फिर दूसरा नंबर ग्रंथ आता है हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखा था बच्चों? जोधराज ने। और जोधराज ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। तीसरे नंबर पर आता है नैणसी ने ये कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। नैणसी राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। ये नैणसी को क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं इसको। राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अब बच्चों ये अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि कौन था? अबुल फजल। अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बच्चों? आईने अकबरी। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आईने अकबरी। राजस्थान का अबुल फजल। मुड़ोद नैणसी को किसने कहा था रे बच्चों? इसको नैणसी को अबुल फजल किसने कहा था? राजस्थान का अबुल फजल किसने? मुंशी देवी ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद। ये अब बच्चों मुंशी देवी प्रसाद कौन था रे बच्चों? मुंशी देवी प्रसाद ये मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबार का दरबारी कवि था। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि था मुंशी देवी प्रसाद। और अजीत सिंह ने मुंशी देवी प्रसाद की क्या कर दी थी? हत्या करवा दी थी। यहाँ तक देख लिया हमने। 4 नंबर पे आता है सूर्यमल मिश्रण का नाम आपने सुना है। सूर्यमल मिश्रण कौन बच्चों? सूर्यमल मिश्रण। इस सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। सूर्यमल मिश्रण जो थे बूंदी के थे। ये कहाँ के थे बच्चों? बूंदी के थे। कहाँ के निवासी थे? बूंदी के थे। अब
अग्निगुण के सिद्धांत को देखने के बाद अब हम सूर्यवंशी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट देखा था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? अग्निगुण का सिद्धांत था। अग्निगुण के सिद्धांत में एक बार वापस बता देता हूँ बच्चों, पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का था। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि चंद्रप्रदायी था, और चंद्रप्रदायी ने कौन सा ग्रंथ लिखा रहे बच्चों? कौन सा? पृथ्वीराज चंद्रप्रदायी के ग्रंथ का नाम क्या था? सभी बच्चों बताओ क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। क्या पृथ्वीराज रासो की पूरी 2500 पृष्ठों की जो किताब थी वो किसने लिखी थी? ये एक वीर रस प्रधान किताब थी, और ये किताब जो थी वो किसने लिखी थी? चंद्रप्रदायी ने लिखी थी। पूरी पीछे के जो पृष्ठ थे वो उसकी रचना किसने की थी? पृथ्वीराज चंद्रप्रदायी का बेटा कौन था? जलहण ने लिखी थी। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का रचनाकार कौन था? जोधराज। तीसरे नंबर पे आता है नैणसी। अरे नैणसी को आप कैसे भूल सकते हो? राजस्थान में नैणसी अपने आप में फेमस है। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? नैणसी। राजस्थान का अबुल फजल कौन हो रहा है बच्चों? नैणसी। और वास्तव में अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का दरबारी कवि था। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी थी? अकबरनामा और आईने अकबरी। राजस्थान का अबुल फजल नैणसी को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद किसका राज दरबारी था? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। मुंशी देवी प्रसाद की हत्या किसने की? अजीत सिंह ने कर दी थी। उसके बाद हम देखेंगे सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के साहित्यकार हैं। सूर्यमल मिश्रण ने भी अग्निगुण का सिद्धांत बताया। तो ये पहला जो सिद्धांत होता है अग्निगुण का वो सिद्धांत हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर का सिद्धांत आता है सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी सिद्धांत में पृथ्वीराज विजय है, हम्मीर महाकाव्य है। दूसरे नंबर का सिद्धांत कौन सा है बच्चों? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी सिद्धांत में पृथ्वीराज विजय, ये कौन है बच्चों? पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय ने किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? जैनक। और जैनक, पृथ्वीराज विजय की जैनक किताब में लिखा हुआ है कि राजपूत जो थे वो कौन थे? राजपूतों की उत्पत्ति किस राजपूत कौन थे? सूर्यवंशी थे। राजपूत कौन थे बच्चों? सूर्यवंशी थे। किसने कहा था? पृथ्वीराज विजय लेखक था, और किताब का नाम जैनक था। जैनक भट्ट जो है, जैनक भट्ट जो था वो रचनाकार था, यानी लेखक कौन था? जैनक भट्ट था। और इसने किताब कौन सी लिखी? पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय के अंदर कहा कि राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी थे। राजपूत कौन थे रे बच्चों? सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी थे। दूसरा इसका कौन सा प्रूफ है? दूसरा प्रूफ आता है इसमें सेकंड नंबर का कि पृथ्वीराज चौहान तथ्य, हम्मीर महाकाव्य का नयन। दूसरे नंबर का हम्मीर महाकाव्य का नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य किसका है बच्चों? नयन चंद्र सूरी का। नयन चंद्र सूरी कौन है बच्चों? नयन चंद्र सूरी। और नयन चंद्र सूरी का कौन सा? हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी किसका है? हम्मीर महाकाव्य का। इन्होंने भी कहा कि राजपूत कौन थे रे बच्चों? सूर्यवंशी थे। दो हो गए यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वीराज तृतीय के समय एक अभिलेख मिला है। पृथ्वीराज तृतीय के समय का अभिलेख बेदला अभिलेख। कौन सा है? बेदला अभिलेख। इस बेदला अभिलेख से पता चलता है कि राजपूत कौन था बच्चा? सूर्यवंशी था। राजपूत कौन था? सूर्यवंशी था। आज कितना सिद्धांत बढ़िया बच्चों? 2 सिद्धांत बढ़िया। अग्निगुण को पहला सिद्धांत हमने देख लिया, अग्निगुण का दूसरा सिद्धांत सूर्यवंशी दूसरे सिद्धांत में हमने देख लिया। और आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है। आज इसका जो नेक्स्ट चरण रहेगा वो कल की वीडियो में रहेगा। यहाँ बच्चों हमने राजपूतों का इतिहास देखा था। राजपूत कौन थे? प्राचीन काल से राजपूत शब्द का उल्लेख हो रहा है। राजपुत्र एक संस्कृत का शब्द है। डॉक्टर जगदीश चंद्र गहलोत ने कहा कि मौर्य वंश में राजपूतों का उल्लेख हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में राजपूत शब्द का उल्लेख होता है। और इसके साथ साथ हुएनसांग जो हर्षचरित थी, हर्षचरित के अंदर हर्षचरित बाणगढ़ का हर्षचरित है, उसमें राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ है। हुएनसांग की सीयू की किताब में क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का उल्लेख किया गया। मध्यकाल में राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ है।
चौहानों में सामर के चौहान होते हैं, नाडोल के चौहान होते हैं, अजमेर के चौहान होते हैं, सिरोही के चौहान होते हैं। सामर के चौहानों की स्थापना वासुदेव ने की थी, नाडोल के चौहानों की स्थापना लक्ष्मण देव ने की थी, अजमेर के चौहानों की स्थापना वासुदेव ने की थी, सिरोही के चौहानों की स्थापना लुम्बाराम ने की थी, जालोर के चौहानों की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। सामर के पास शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर में है। शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर के बाद सहारनपुर यूपी के अंदर है। तीर्थों की देवयानी सामर कहलाता है, तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है, तीर्थों का भांजा मचकुड़ धौलपुर कहलाता है, धौलपुर कहलाता है। सपाद लक्ष्य जो उत्तर पश्चिम का एरिया सपाद लक्ष्य कहलाता है। और 4 योद्धा जो थे, पै से परमार था, पै से प्रतिहार था, च से चालुक्य था, च से चहमान था, पै से प्रतिहार गुजर प्रतिहार कहलाते थे। गुजर प्रतिहार भारत का उत्तर पश्चिम का और राजपूताना जो था गुजरात से लेकर सटा हुआ एरिया क्या कहलाता था, प्रतिहारों का कहलाता था। प्रतिहार गुजर प्रतिहारों का जब हम राष्ट्रकूट वाला युद्ध पढ़ेंगे तब डिटेल से देखेंगे। परमार मालवा के परमार थे। चालुक्य कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के, चालुक्य वंश था। और चौथे नंबर का चहमान का मतलब होता है चौहान वंश। क्या होता है, चौहान वंश। और अग्निगुण का सिद्धांत हमने देखा था। उसके बाद हमने अग्निगुण के सिद्धांत के बाद हमने सूर्यवंशी देखा था। अग्निगुण के सिद्धांत में ये चीज़ें देखी थी। और सूर्यवंश में हमने कितने, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जयनक भट्ट का था। हमीर महाकाव्य किसका था, नयन चंद्र सूरी का था। और वेदला अभिलेख से भी हमें सूर्यवंशी होने का उल्लेख मिलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच।